ये ज़रूरत है ना, उसको बोल देता हूँ। शिक्षक दिवस जो मना रहे हैं आप लोग, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश की ऐसी शख्सियत जो राजनीति से परे होकर बाद में जाकर उपराष्ट्रपति और बाद में जाकर देश के राष्ट्रपति। तो शिक्षा वो दूरी है जहां से अर्थ से व्यक्ति यानी फर्श पर है तो उसको अर्थ में जाने में समय नहीं लगता और कम समय में अचीवमेंट आसानी से किया जा सकता है। तरीका बदलना होता है, भेड़ चाल नहीं चलनी होती है, स्मार्ट तरीका अपनाना होता है। क्योंकि आज की तारीख में एग्जामिनरों ने स्मार्ट तरीका अपना लिया। पढ़ तो सब लेते हैं, स्मार्ट तरीका ऐसा अपना लिया जाता है कि कुछ चीज़ें गलत हो जाती है। पढ़ने की बात है वो सारी हम रोज क्लास में करते हैं। हमारा तो एकमात्र कहना है कि जिस लक्ष्य को लेकर माता पिता ने यहाँ भेजा है उसको खुद हासिल कर लो और उनके आंखों के सितारे जो हैं वो चमक है वो देख लो। और दुनिया में मैं रोज आज क्लास में भी कहा था कि दोस्त किसके, खा पी के किसके, उतने ही दोस्त होते हैं, याद रख लेना। सच्चे दोस्त इस जीवन में दो ही होंगे आपके, एक आपकी माता और दूसरी आपकी किताब। बाकी सबके सब कोई न कोई आपके स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है और उन दोनों को अगर टच कर लिया तो जीवन पुण्य हो गया, परम धन्य हो गया। ठीक है, धन्यवाद। ये दे दो। जो राजकीय विद्यालय आसिंद में कार्यरत है श्रीमान मदन सिंह जी, इनके स्वागत के लिए संस्थान के निदेशक श्रीमान प्रीतम सिंह जी गुजर से निवेदन करता हूं कि आप सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कुछ दो शब्द आप भी बच्चों को मोटिवेट कीजिए। ये लगा लो माइक पे, दो क्या माइक तो नेशनल केयर एकेडमी के सभी विद्यार्थीगण और इस संस्था को चलाने वाले शिक्षाविद, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस ये मनाना तभी सार्थक है जब हम हमारे लक्ष्य के अनुरूप अध्ययन करें। क्योंकि आप विभिन्न क्षेत्रों से आकर के यहाँ पर जो अध्ययन ले रहे हैं तो आपका जो मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अध्ययन करें। बस इतना ही कह। बातें तो अपन रोज बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन इन सब के साथ देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ों के साथ आपको पता है कि पढ़ाई का अपना एक अलग ही महत्व है। सब चीज़ें चलेगी साथ में, अपनी क्लास, सभी सरों की क्लास बहुत शानदार होती है, लेकिन अपने को अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर निरंतर बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ सभी बोलते हैं, मैंने भी आपको बोल दी है। ठीक है, अब रही बात तो मैं आपको एक दोहा सुना देता हूँ और शायरी भी सुना दूँगा। गुरु गोविंद दोहू खड़े काहे के लागे पाँव, गुरु गोविंद दोहू खड़े काहे के लागू पाँव, बलिहारी गुरु गोविंद दिखाए। इसका मतलब है, कबीर दास जी कहते हैं कि जब गुरु और भगवान दोनों एक साथ हो तो किसके चरण को स्पर्श करना चाहिए?
तो कबीरदास जी इसी दोहे में कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो साधन है जो गोविंद का रास्ता बताता है, अर्थात भगवान तक जाने का रास्ता बताता है। तो आपको पता है कि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, और आपको पता है आपसे ही हमारा अस्तित्व है, आप बने इसलिए गुरु हम बने, बाकी आपको पता आप ना बनते तो हम भी ना बनते, है कि नहीं? ठीक है, चलो। और लास्ट में मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ जो मैंने पहले भी सुनी होगी शायद। आसमान हमसे नाराज हैं, आसमान हमसे नाराज हैं, तारों का गुस्सा बेहिसाब है। आसमान हमसे नाराज हैं, तारों का गुस्सा बेहिसाब है, वो सब हमसे जलते हैं, वो सब हमसे जलते हैं, क्योंकि चांद से बेहतर आप हमारे पास हैं। एक और सुना देता हूं। नाजनी ना देख इन निगाहों से, नाजनी ना देख इन निगाहों से हम दरिया में नहा के आए हैं। नाजनी ना देख इन निगाहों से हम दरिया में नहा के आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। क्लास में तो हम रोजाना पढ़ते ही हैं, है ना? सुपरवाइजर वालों को तो मैं नहीं पढ़ाता, जेट वालों को तो पढ़ाता ही रोजाना। सुपरवाइजर में भी अपने कई सारे छात्र हैं जो पीछे बैठे हुए, मुझे शक्लें दिख रही हैं शायद। तो पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, मोटिवेट सर ने बहुत जैसा कर दिया। मैं एक शायरी सुना देता हूँ आपके लिए, एक नहीं दो शायरी सुना देता हूँ। ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो ना तो थोड़ा माहौल को लाइट कर देते हैं। एकदम ज़्यादा अरमान जाग रहे हैं कि आज ही कर देंगे सब कुछ। वाह वाह जरूर करनी है बीच में, चाहे अच्छी लगे तो ना लगे तो। सुनो कि क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, कि क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, और ये सुनकर मेरी रूह तक कांप जाती है कि तुम बर्तन धोने के साबुन से नहाती हो। एक और सुनो कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना ठान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल का आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। इस सम्मान समारोह की आगे की कड़ी में वर्तमान और भविष्य दोनों को एक साथ समेटकर आगे ले जाने वाले इतिहास के महान शिक्षाविद जो वर्तमान के इतिहास को भी बताते हैं और भूतकाल के इतिहास को और भविष्य के इतिहास काल को भी, ऐसे महान शिक्षाविद और इतिहास के प्रखंड विद्वान श्री विपुल जी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारिए और सर से निवेदन है कि आप इनका उपरना पहनाकर स्वागत कीजिए।
शब्द कुछ हैं? मारवाड़ी गजल। लो 2 शब्द कुछ। मैंने तो आज क्या मुझे तो सुना दिया, हिंदी से सुनना आता है। शायरी वायरी तो सर आती नहीं, आपको पता होगा, वैसे आप क्लास में पढ़ते हो 5-7 दिन से। देखो ऐसा है कि शिक्षक तो क्या, आप अपने आप को क्या बोले, पर हम तो आपके मार्गदर्शक हैं। शिक्षक तो माता पिता होते हैं, उसके बाद में आपके जो स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं वो होते हैं, या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो होते हैं। हम तो ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी करना है तो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, वे चीज़ें बता सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आती है, वो उसी को हम आगे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। शिक्षक की अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो एक्चुअली हर बंदे का एक टैलेंट होता है, और मैं मेरी बात करूँ तो हम तो एक्सीडेंटल टीचर हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ऐसा पढ़ाने का हुनर भी है। एक्चुअली हुआ ये था कि 2018 के बाद में एक फ्रेंड था जिसका कोचिंग सेंटर था भटेवर के अंदर, अपने यहाँ है वल्लभ नगर के पास में। रीट का बैच था, तो मेरे का हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो उसने मेरे को बोला कि यार कोई टीचर सेट नहीं हो रहा है, एंडिंग का समय है, तो तू आ जा और 3-4 दिन पढ़ा ले, जैसा तेरे को आए वैसा पढ़ा लेना, क्या पता तेरे से सेट हो जाए। तो वह ठीक है। तो अपन ने भी सोचा यार बैठे चलो वह ठीक है, जाके पढ़ा के आ जाते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे को आप रोज़ देखते होंगे कि मैं आप मतलब अब तो कॉन्फिडेंस आ गया पढ़ाने का। जब मैं पहली बार क्लासरूम के अंदर गया था तो मैं मेरे एक फ्रेंड को साथ में लेके गया था, उसको मैंने पीछे बिठाया था और मैं आधे घंटे का मैटर तैयार करके गया था, और फिर मैंने यहाँ खड़े होकर वो आधे घंटे का मैटर बोला तो आप विश्वास नहीं मानोगे 50 जने थे। तो यूँ स्टार्टिंग में जब पहली बार गया तो पैर ऐसे यूँ कांपने लग गए थे मेरे। फिर उस फ्रेंड की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा भाई कैसे, तो उसने कहा, तो यूँ कहा तो थोड़ा सा क्या आया अंदर, कॉन्फिडेंस। तो फिर पता चला कि अपने अंदर भी ऐसा टैलेंट है कि अपन किसी को पढ़ा सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। तो शिक्षक तो क्या, मैं तो एक एक्सीडेंटल टीचर हूँ। जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था सरदार मनमोहन सिंह, वैसे एक्सीडेंटल टीचर हूँ। बाकी आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी क्लासरूम में पिछले साल हमने लगभग 400 से 500 बच्चे पढ़ाए हैं इन्हीं क्लासरूम में, ऊपर और नीचे। सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो रेगुलर मेहनत करता है। उनमें से जो भी 100-150 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए, वे स्टार्टिंग से एंड तक मेहनत करते थे, यही टीचर पढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा एक भी सुपरवाइजर का क्वेश्चन नहीं होगा आपके पेपर के अंदर जो हमने किसी ने क्लासरूम में नहीं पढ़ाया हो और वो आपके आ गया हो। सारे क्वेश्चन क्लासरूम से थे। आप रेगुलर पढ़ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको सरकारी नौकरी यहाँ से आप लेकर जाओगे, ये एनसीए का आपका वादा है। और शर्त सिर्फ एक ही है, शर्त एक है सर, शर्त एक है। मैं तो पहले दिन ही क्लासरूम में मैंने कहा था कि पहली शर्त तो ये कि फोकस किसकी तरफ रखना है, अपनी तरफ। दूसरी शर्त ये कि जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके क्या करना है, रिवाइज करना है। और तीसरी शर्त ये कि वो दूसरे दिन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हो तो हम तैयार हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। अन्यथा एग्ज़ाम हर साल होते हैं और लाखों लोग देते हैं, फिर वही मुकाम हो जाते हैं, वही घोड़े और वही मैदान हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। देखो आपको पता है इंसान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक तो है रोटी और दूसरा है कपड़ा। मकान की बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको भरपूर ज्ञान देने वाले, याद है ना। और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं यही है, आदमी कितना ही बड़ा बन जाए लेकिन सबसे मेन चीज़ें यही है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से, या हम ये कह सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हमारे को मिलती है, वो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सस्य विज्ञान। कौन सा है, सस्य विज्ञान। तो अब आपके सामने जो इतनी देर से सभी टीचरों का मान सम्मान करवा रहे थे, अब अंतिम कड़ी में उनके मान सम्मान में ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। और हम सबके चहेते और हम सबके प्यारे और आप सबके भी प्यारे डॉक्टर महेंद्र यादव सर का एक बार और जोरदार सम्मान के साथ स्वागत किया जाए। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर का सम्मान करें, प्लीज सर। लो ये इसकी तो आवश्यकता है, बोलना तो पड़ेगा ना। मेरे को तो बोलना आता ही नहीं ना।
ज़रूर खा लेता हूँ मैं। ये गलत बात है। फोटो में आना चाहिए ना कितनी मिठाई खाई। हाँ वो ध्यान। देखो मैं तो कंटिन्यू पिछले 2 घंटे से मैं ही बात कर रहा हूँ और पिछले 2 घंटे से मैं ही बोल रहा हूँ। रोज अपन तो बात करते रहते हैं। आज एक विशेष दिन है शिक्षक दिवस, और आप सभी को मालूम है शिक्षक का महत्व केवल इतना है जो सर ने बताया कि मार्गदर्शन करने का। बाकी पढ़ना आपको है, भविष्य की चिंता आपको करनी है। शिक्षक ये बता सकता है कि भविष्य में स्थिति क्या रहने वाली है। पढ़ना आपको है, घर वालों का मान सम्मान आपके हाथ में है। ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं हम। बाकी सारी चीज़ें आप बड़े यथाचित है, सभी जानते हो बड़े सारी चीज़ों के बारे में वर्तमान क्या स्थिति है। और ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्दों की बड़ी कमी रहती है हमेशा। शब्द ज़्यादा नहीं है क्योंकि शब्द ज़्यादा मैंने उद्यान विज्ञान वाले सर को और बायोलॉजी वाले सर को बहुत ज़्यादा शब्दों का मेल जोल दे रखा है। मैं 2 लाइनें ज़रूर कह देता हूँ। निंदा की बौछारों से हुनर कहाँ छिपता है, उड़ती फिरे लाख धूल सूर्य कहाँ छिपता है। तो भविष्य के अंदर कौन क्या बोल रहा है, किसके बारे में क्या बोल रहा है, अपने बारे में कौन क्या राय रख रहा है, कभी भविष्य में ज़िंदगी में इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में आप अपना जिस भी उद्देश्य के प्रति लगे हुए हैं वो 100% देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी निंदा की बौछार है, हुनर कभी भी नहीं छिपता निंदा की बौछारों से। कितनी ही निंदा कर ली जाए किसी व्यक्ति की, अगर उसमें हुनर और काबिलियत है तो वो बोलेगी, ज़रूर बोलेगी, चाहे कितना ही उसकी निंदा हो। इसीलिए कहा कि निंदा की बौछारों से हुनर कहाँ छुपता है, जितनी भी उड़ती फिरे लाख धूल सूर्य कहाँ छिपता है। तो सूर्य बनना है आपको, सूर्य के जैसे समान विचारों वाला एक तेज प्रखंड व्यक्ति बनना है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप जिस भी उद्देश्य की तैयारी कर रहे हैं, आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, जेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी भविष्य में आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करना है, या कैसा भी व्यक्ति बनना है, भगवान से कामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। एनसीए परिवार की रीढ़ की हड्डी, परिवार की रीढ़ की हड्डी वो होती है कि संस्थान में गुरुजन एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन उन गुरुजनों को मार्गदर्शन देने का काम संस्थान के निदेशक महोदय का होता है। और ऐसी ही महान शख्सियत जो राजस्थान के, शायद ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा एनसीए में पढ़ के गया हो और सर से कभी भी छोटी मोटी भी मनमुटाव वाली बात रखी हो। शायद सबसे ज़्यादा प्यार किसी को किया हो संस्थान में विद्यार्थियों ने, तो वो संस्थान के निदेशक है। और महान शख्सियत है जिनके विचार बड़े ही, शायद विचारों की बात की जाए तो मैं इस संस्थान में जब जुड़ा था पढ़ाने के लिए, इसके बाद मेरे को बहुत सारे संस्थानों से ऑफर मिले, लेकिन इनके विचार एक ऐसे विचार है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में कहीं जाने की सोची ही नहीं। इतने महान विचारों के धनी ऐसी शख्सियत को हम मंच पर सारे स्टाफगण संस्थान के, हमारे सभी जितने भी द्रोणाचार्य हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जो संस्थान की रीढ़ की हड्डी है उन सभी का आप सभी मिलकर स्वागत करें। पानी देना थोड़ा सा। हाँ रख दूँगा। आ जाओ ना सर ऊपर, आ जाओ ना सर।
लो हाँ, इसको ऐसे रखो ना बीच में, ठीक है, दिखनी चाहिए। इसको तो अब तो क्या जरूरत है। इसके हाथ लगा लो ना थोड़ा सा। हाँ, इसके लगा। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको सब विदित है, ज्ञात है कि हम ये शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। भारत देश के आज़ाद देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है ये 5 सितंबर। और जब वो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर उनके कुछ शिष्य आए कि सर हम आपके जन्म दिवस को कुछ विशेष रूप से मनाना चाहते हैं, तो आप हमें इसकी इजाज़त दें। डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आप इसको मनाना ही चाहते हो मेरे जन्म दिवस को, तो ये मेरा जन्म दिवस शिक्षकों के सम्मान के रूप में होना चाहिए, तो आप इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और तभी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर साहब को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का भी एक बड़ा ही ऐसा, हालांकि मेरे को ये जीके वीके का पता नहीं, मैंने आज सुबह ही पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो ऐसा कुछ बताते हैं कि आज़ादी से पहले डॉक्टर साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज के टाइम पर भी और उस टाइम पर भी हर टीचर, हर स्टूडेंट की ड्रीम यूनिवर्सिटी है। टीचर चाहता है कि उसकी वहाँ जॉब हो, वो प्रोफेसर हो, स्टूडेंट चाहता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। लेकिन जो ड्रीम यूनिवर्सिटी आपसे यदि कल आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो और आपको कोई बोले कि आप कल छोड़ के आ जाओ, तो आप क्या रहने दे भाई, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ऑक्सफोर्ड नहीं छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट होता है, आज की डेट की बात है। डॉक्टर साहब को मदन मोहन जी मालवीय साहब ने फ़ोन किया कि आपको वापस भारत आना है, आज़ादी से पहले की बात है। और उन्होंने बिना कुछ पूछे क्यों आना है, कैसे आना है, अगले दिन वहाँ से निकल गए लंदन से और इंडिया आ गए। इंडिया आते उनको BHU का वाइस चांसलर बनाया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज स्टूडेंट्स को एडमिशन देना कम कर दिया, मतलब धीरे धीरे उनको एडमिशन देना बंद कर दिया, या उनकी इस तरीके से कंडीशन करवा दी कि वो BHU में एडमिशन लेने से कतराते थे। फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने से पहले संविधान सभा के जो सदस्य मनोनीत हुए उनमें उनका को नामित किया गया। डॉक्टर साहब को प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए। फिर नेहरू जी ने उनको संविधान सभा से इस्तीफा देने के लिए बोला, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि वो जो सोवियत संघ था वहाँ पर इंडिया की तरफ से एज ए राजदूत नियुक्त किए जाएं। और उस टाइम पर 2 धड़ों में बट गई थी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। एक जो अमीर देश थे, पैसे वाले देश थे, वो अमेरिका के साथ हुए, और जो उनको दादागिरी वाले देश बोल सकते हैं वो सोवियत संघ के साथ हुए। लेकिन नेहरू जी ने ये किया कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, मतलब इंडिया किसी के भी तरफ नहीं जाएगा। और डॉक्टर साहब को वहाँ भेजा गया सोवियत संघ। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने उस टाइम के वहाँ के कोई तानाशाह थे, स्टालिन, आपने नाम सुना होगा, स्टालिन ने 6 महीने तक डॉक्टर साहब को मिलने का समय नहीं दिया। फिर बार बार उन्होंने समय मांगा तो 6 महीने बाद उनको समय मिला, वो भी सिर्फ 5 मिनट का। और स्टालिन की ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी थी कि दूसरे देश के किसी बंदे से वो मिलते थे तो रात को 12 बजे का टाइम देते थे मिलने का। डॉक्टर साहब रात के 12 बजे स्टालिन के पास पहुंचे। 5 मिनट का अपॉइंटमेंट था, बोल दिया गया था कि 5 मिनट ही आप मिल सकते हो। डॉक्टर साहब ने पहला क्वेश्चन ही उससे यह किया कि आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है, तो आप 6 महीने तक नहीं मिल रहे हैं, आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है। तो स्टालिन ने बोला कि आप मिल तो रहे हो। और वो 5 मिनट का जो टाइम दिया था वो 3 घंटे तक उनकी मुलाकात चली। मतलब वो इतने प्रभावित हुए उनसे कि 3 घंटे तक उनकी वो मुलाकात चली। जो टाइम कितना का मिला था, 5 मिनट का। तो आप उस शख्सियत को समझ सकते हैं। इंडिया में भी उनका विरोध हुआ था कि एक समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट को आप राजदूत क्यों नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो चाइना गए थे। चाइना में भी वहाँ के जो कोई, उसका नाम भूल गया मैं अभी तो
अजीब सा नाम था, उनसे भी वो मिले और उनसे जाते ही उन्होंने वो हाथ वाथ मिलाया और उससे पहले स्टालिन के गाल वाल थपथपा चुके थे, जस्ट एज फेमिलियर। उसके बाद उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने। मेरा कहने का मतलब ये है कि टीचर ही एक वो शख्सियत है जो कितने ही कठोर व्यक्ति को और झुका सकता है, और कितने ही कई स्टूडेंट्स के आप लोगों ने देखी होंगी कहानियाँ, और वो बड़े अलग तरीके के होते हैं। किसी टीचर के सानिध्य में आने के बाद उनकी लाइफ बदल चुकी होती है। तो टीचर आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कभी भी अपने माता पिता की किसी भी बात की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि आजकल के स्टूडेंट्स में ये गुण नहीं के बराबर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज से प्रण लें कि अपने माता पिता की अवहेलना नहीं करें। टीचर्स जो भी आपको कहते हैं उसकी आप अवहेलना नहीं करें, उनकी बात को फॉलो करें। दूसरी चीज़, आप सोचोगे यार ये आदमी हमेशा एक चीज़ के पीछे पड़ा रहता है, आप फ़ोन का परित्याग कर दें आपके एग्ज़ाम तक। ये आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है आज के स्टूडेंट्स की लाइफ का। तो कोशिश करें, या कम से कम, या फिर इतना करें कि आप 3 घंटे का समय निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम पर उस फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि हमने 1 घंटा पढ़ाई की और 1 घंटे बाद भी कोई मैसेज वैसेज आ गया, पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है उधर और सब सफ़ा हो जाता है। रही बात आप लोगों की पढ़ाई की, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ाई बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आती है, पेपर में हमारे आंसर्स में मिसमैच हो जाते हैं। कल ही कोई बच्चा, पता नहीं कौन सा, ध्यान नहीं रहा मेरे को, बोला साहब सारे आंसर मेरे को तो एक जैसे ही लग रहे थे, मेरे को तो चारों ही आंसर ही लग रहे थे, तो मैंने कोई भी लिख दिया। तो वो रीज़न ये है कि आप अपन ढंग से उसको नहीं पढ़ते, इसलिए अपने को सारे आंसर्स लगते हैं कि सारे ही आंसर हैं, है ना। तो पढ़ाई कठिन नहीं है, और उसको आप अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। पढ़ाई कठिन नहीं है, पढ़ाई आप लोगों को खुद कहती है। मैं 4 चौपाइयों के हिसाब से आपको बताता हूँ कि पढ़ाई कठिन क्यों नहीं है और आपको पढ़ाई क्या कहती है। तो पढ़ाई आप लोगों को कहती है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर समझे मुझे देखने वाले, मैं मोम हूं किसी ने मुझे छूकर नहीं देखा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपने महान द्रोणाचार्य जो सर थोड़ा सा लेट हो गए, गाय भैंस भेड़ बकरी के बारे में शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जो नहीं जानते हो, तो गाय भेड़ बकरी के बारे में कभी भी भविष्य में तुम्हारे को ज़रूरत पड़े, ऐसे महान शिक्षाविद और पशुपालन विज्ञान के द्रोणाचार्य श्रीमान पवन जी सर से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारे। सर और सर गले से नहीं उतर रहा है। सर्वप्रथम सर सभी सम्मानित टीचरगण का आज टीचर डे पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी बच्चों को वैसे तो मैं क्लास में मोटिवेट करता ही रहता हूँ, पर आज इस पावन अवसर पर जहाँ ये डे इसलिए ख़ास है कि पूरे साल में एक बार ही आता है, साथ में यहाँ इस मंच से बोली गई जितनी बातें हैं अगर उसका अपन 50% भी अपने जीवन में उतार लें उसको, तो अपन बहुत आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको टाइम लूँगा नहीं, मैं 2 बात कहूँगा कि कंडीशंस, बहुत सारी बात ऐसी हो जाती हैं कि कंडीशंस जो हैं वो अपन उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कभी अपन गिव अप कर देते हैं कंडीशन से, सर अब नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होती है, सर रूम अच्छा नहीं है, सर माहौल नहीं मिल रहा है ना। कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाती है जब अपने को लगता है कि नहीं अब हार मान लेनी चाहिए, पर नहीं, अंदर अपने मन को ज़रूर कहना कि ये डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता।
डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। और परिस्थितियाँ कभी मुश्किल नहीं बनती है, मुश्किल तब बनती है जब उसे निपटना नहीं आता। ठीक है।